आधी रात का वह राज, जब एक छोटी सी मदद ने पूरे परिवार की सोच बदल दी। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर दिन भर की भागदौड़ अब लगभग थम चुकी थी। कहीं कहीं किसी दुकान का शटर गिरने की आवाज सुनाई देती, तो कभी दूर से गुजरती किसी गाड़ी की हल्की सी आवाज रात की खामोशी को तोड़ देती। लेकिन शहर के पुराने मोहल्ले की एक दो मंजिला हवेली में उस रात किसी की आंखों में नींद नहीं थी। हवेली बहुत बड़ी नहीं थी, मगर परिवार बड़ा था। उस घर में रहते थे रघुवीर प्रसाद, उनकी पत्नी कमला, बड़ा बेटा अमन, उसकी पत्नी नेहा, छोटा बेटा रोहित और अमन की छोटी बहन कविता। रघुवीर प्रसाद सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। उम्र लगभग 60 साल की थी। घर में उनकी बात को अंतिम फैसला माना जाता था। कमला देवी शांत स्वभाव की महिला थीं। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा परिवार को जोड़कर रखने में बिताया था। बड़ा बेटा अमन एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। उसकी पत्नी नेहा पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, लेकिन उसके स्वभाव में एक कमी थी। वह दूसरों की बात बहुत जल्दी मान लेती थी। छोटा बेटा रोहित अब भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, और कविता इस घर की सबसे छोटी और सबसे प्यारी सदस्य थी। कुछ महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद कुछ परिस्थितियों के कारण वह कुछ दिनों के लिए मायके आई हुई थी। उस रात भी कविता अपने कमरे में लेटी हुई थी। अचानक उसे तेज सिर दर्द होने लगा। उसने करवट बदली, फिर माथे पर हाथ रखा। दर्द इतना बढ़ चुका था कि उसे लगा जैसे सिर के अंदर कोई लगातार हथौड़े चला रहा हो। वह धीरे से उठकर बैठ गई। उसने पानी का गिलास उठाया और पानी पीने की कोशिश की, लेकिन दर्द के कारण उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसे याद आया कि मां के पास सिरदर्द का तेल रखा हुआ है। कविता कमरे से बाहर निकली। गलियारे में हल्की रोशनी जल रही थी। उसने पहले मां के कमरे का दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। कविता ने धीरे से दरवाजा खोला। मां गहरी नींद में थीं। वह उन्हें जगाना नहीं चाहती थी। उसी समय उसकी नजर सामने वाले कमरे पर पड़ी। रोहित अभी जाग रहा था। कविता ने दरवाजा खटखटाया। रोहित! अंदर से आवाज आई। हाँ दीदी, जाग रहे हो? हाँ, पढ़ रहा हूं। कविता ने दरवाजा थोड़ा खोला। मां के कमरे में सिरदर्द का तेल रखा है। ओए, बहुत तेज दर्द हो रहा है। अगर तुम सोने नहीं जा रहे हो तो जरा मेरे कमरे तक तेल दे देना। रोहित किताब बंद करके उठ गया। अभी देता हूं दीदी। वह मां के कमरे से तेल लेकर कविता के कमरे तक गया। कविता ने तेल लिया और बोली, थैंक यू। रोहित मुस्कुराया। इसमें थैंक यू की क्या बात है, आप आराम करो। रोहित वापस अपने कमरे में चला गया। कहानी यहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने पूरे परिवार की नींव हिला दी। सुबह लगभग 7 बजे नेहा रसोई में चाय बना रही थी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज पड़ोस की रहने वाली विमला चाची का था। विमला चाची मोहल्ले की सबसे बड़ी खबरों की स्रोत मानी जाती थीं। मैसेज पढ़कर नेहा कुछ पल के लिए चुप रह गई। फिर उसने दोबारा पढ़ा। मैसेज में लिखा था, बहू, रात को तुम्हारे घर में सब ठीक था ना? नेहा ने जवाब दिया, हाँ चाची, क्यों? कुछ सेकंड बाद जवाब आया, बस ऐसे ही पूछ रही थी। रात को तुम्हारे घर की ऊपर वाली खिड़की काफी देर तक खुली थी और कोई कमरे में आता जाता दिखाई दे रहा था। नेहा ने फोन नीचे रख दिया। उसके मन में सवाल उठने लगा। ऊपर वाली खिड़की? वह तो कविता के कमरे की थी। लेकिन उसे इससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि रात को रोहित भी देर तक जाग रहा था। नेहा ने खुद को समझाया, शायद पढ़ रहा होगा। लेकिन मन में उठे सवाल इतनी आसानी से शांत नहीं होते। कुछ देर बाद अमन रसोई में आया। चाय बनी? नेहा ने कप आगे बढ़ाया। हाँ। अमन ने चाय ली और बोला, आज तुम कुछ परेशान लग रही हो। नेहा ने तुरंत कहा, कुछ नहीं। कुछ तो है। नेहा कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, कल रात रोहित कितने बजे सोया था? अमन ने हैरानी से पूछा। मुझे क्या पता, क्यों? बस ऐसे ही। अमन ने चाय की चुस्की ली। शायद देर तक पढ़ रहा था। परीक्षा पास आ रही है। नेहा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में विमला चाची की बात घूमती रही। उसी समय कविता रसोई में आई। उसके चेहरे पर थकान थी। नेहा ने उसे देखा। अब कैसी तबीयत है? कविता ने मुस्कुराकर कहा, ठीक हूं भाभी। रात को सिर में बहुत दर्द था, लेकिन अब काफी बेहतर है। नेहा ने पूछा, रात को किसी ने तुम्हारी मदद की थी? कविता ने सहजता से कहा, हाँ, रोहित ने तेल दे दिया था। नेहा ने कप रखते हुए उसकी तरफ देखा। रोहित? हाँ। वह तुम्हारे कमरे में आया था? कविता ने कहा, हाँ, तेल देने आया था।
नेहा कुछ बोलती उससे पहले कमला देवी रसोई में आ गईं। क्या हुआ? नेहा ने बात बदल दी। कुछ नहीं माँ, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उस दिन से एक छोटी सी बात ने उसके मन में शक का बीज बो दिया, और शक अगर समय पर रोका ना जाए तो छोटी सी बात को पहाड़ बना देता है। दोपहर को नेहा कपड़े सुखाने छत पर गई। वहीं विमला चाची पहले से खड़ी थीं। उन्होंने नेहा को देखते ही कहा, अरे बहू, कल रात सब ठीक था ना? नेहा ने इस बार सीधे पूछा। आपने ऐसा क्यों पूछा था? विमला चाची थोड़ा मुस्कुराईं। अरे मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। नहीं चाची, आपने मैसेज भी किया था। विमला चाची ने चारों तरफ देखा और फिर धीमी आवाज में बोली, देखो बहू, मेरा काम किसी के घर में दखल देना नहीं है, लेकिन जो देखा वह बता देना ठीक समझा। नेहा चुप रही। विमला चाची बोली, रात करीब 12 बजे ऊपर की खिड़की में रोशनी थी। फिर कुछ देर बाद रोहित को मैंने सीढ़ियों से नीचे आते देखा। नेहा का चेहरा गंभीर हो गया। तो तो कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे घर में कौन किस कमरे में जा रहा है यह तुम्हें पता होना चाहिए। नेहा ने तुरंत कहा, रोहित अपनी बहन के कमरे में सिर्फ तेल देने गया था। विमला चाची चुप हो गईं। फिर बोली, अच्छा, अगर ऐसा है तो ठीक है। उनकी आवाज में ऐसा भाव था जैसे उन्हें विश्वास नहीं हुआ हो। नेहा को यह बात चुभ गई। वह नीचे आ गई, लेकिन अब उसके मन में दूसरा सवाल था। अगर रोहित सिर्फ तेल देने गया था तो विमला चाची को उसे सीढ़ियों से नीचे आते देखने की बात इतनी महत्वपूर्ण क्यों लगी? शाम को अमन ऑफिस से लौटा। नेहा ने खाना परोसा। अमन ने पूछा, आज बहुत चुप हो? नेहा ने कहा, एक बात पूछूं? हाँ, अगर किसी घर में भाई बहन के बारे में कोई गलत बात फैलाने लगे तो क्या करना चाहिए? अमन ने तुरंत जवाब दिया, जिसने बात फैलाई है उसे रोकना चाहिए। नेहा ने कहा, और अगर बात में थोड़ा भी सच हो? अमन ने खाना छोड़कर उसकी तरफ देखा। तुम कहना क्या चाहती हो? नेहा कुछ पल चुप रही, फिर पूरी बात बता दी। अमन ने ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर नाराजगी आ गई। नेहा, तुम मेरी बहन और मेरे भाई को जानती हो। ऐसी बातों पर विश्वास करने से पहले सोचो। मैं विश्वास नहीं कर रही, मैं बस पूछ रही हूं, लेकिन तुम्हारी आवाज बता रही है कि तुम परेशान हो। नेहा ने धीमे स्वर में कहा, मुझे डर है कि कहीं कोई गलतफहमी बहुत बड़ी ना हो जाए। अमन ने कहा, गलतफहमी तभी बड़ी होती है जब हम सच जानने की कोशिश छोड़ देते हैं। ये बात नेहा के दिल में उतर गई। उसने तय किया कि वह रोहित से बात करेगी। रात को रोहित पढ़ रहा था। नेहा उसके कमरे में गई। रोहित, हाँ भाभी, एक बात पूछूं? जी, कल रात तुम कविता के कमरे में गए थे? रोहित ने किताब बंद कर दी। हाँ, क्यों? दीदी के सिर में दर्द था, उन्होंने तेल मांगा था। नेहा ने राहत की सांस ली। बस? रोहित ने हैरानी से पूछा। हाँ, और क्या? नेहा कुछ नहीं बोली। रोहित ने पूछा, भाभी कुछ हुआ है? नेहा ने कहा, नहीं, लेकिन रोहित समझ गया कि बात सिर्फ इतनी नहीं है। वह बोला, अगर कोई बात है तो बताइए। नेहा ने सारी बात बता दी। रोहित कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने कहा, भाभी, लोगों के पास दूसरों के घर की कहानी बनाने का समय बहुत होता है, लेकिन उन्हें सच जानने की जरूरत महसूस नहीं होती। नेहा ने कहा, मैंने तुम पर विश्वास किया है। रोहित मुस्कुराया। तो फिर चिंता क्यों? लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि उसी रात एक ऐसी चीज हुई जिसने पूरे परिवार को चौंका दिया। रात के करीब 2 बजे थे। अमन और नेहा सो रहे थे। अचानक ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। अमन की नींद खुल गई। क्या हुआ? नेहा भी उठ बैठी। दोनों ने ध्यान से सुना। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर हल्की सी आवाज आई, कौन है? यही कविता की आवाज थी। अमन तुरंत बिस्तर से उठा। वह सीढ़ियों की तरफ गया। नेहा भी पीछे पीछे चली। कविता के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। अमन ने दरवाजा खटखटाया। कविता! अंदर से आवाज आई, भैया, दरवाजा खोलो। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। कविता के चेहरे पर घबराहट थी। अमन ने पूछा, क्या हुआ? कविता ने कहा, मुझे लगा कमरे की खिड़की के पास कोई था। अमन ने तुरंत खिड़की देखी। खिड़की खुली थी। बाहर अंधेरा था। अमन ने खिड़की बंद की। शायद बिल्ली होगी। कविता ने सिर हिलाया। शायद। नेहा ने पूछा, तुम ठीक हो? कविता ने कहा, हाँ। तभी नीचे से आवाज आई। क्या हुआ? रोहित सीढ़ियों पर खड़ा था। अमन ने कहा, कुछ नहीं, शायद खिड़की के पास कोई जानवर था। रोहित ऊपर आया। उसने खिड़की देखी, फिर बाहर देखा। कुछ नहीं था, लेकिन खिड़की की चौखट पर मिट्टी लगी हुई थी। रोहित ने मिट्टी को देखा। भैया, क्या? ये मिट्टी बाहर से आई है। अमन ने ध्यान से देखा। सचमुच खिड़की की चौखट पर गीली मिट्टी के निशान थे।
नेहा के चेहरे का रंग बदल गया। उसे अचानक विमला चाची की बात याद आई। रात को तुम्हारे घर की ऊपर वाली खिड़की खुली थी, अमन ने कहा। सुबह इस बारे में बात करेंगे।" लेकिन रोहित चुपचाप खिड़की को देखता रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगली सुबह उसने घर के बाहर जमीन देखी। खिड़की के नीचे मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान थे, बहुत हल्के, जैसे कोई वहां खड़ा रहा हो। रोहित ने मोबाइल से तस्वीर ले ली। फिर उसने देखा कि दीवार के पास एक छोटा सा कागज पड़ा है। उसने कागज उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, "जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे घर में ही है।" रोहित का चेहरा गंभीर हो गया। वह कागज लेकर अंदर आया। "भैया, ये देखिए।" अमन ने कागज पढ़ा। घर में सन्नाटा छा गया। कमला देवी ने पूछा, "क्या लिखा है?" अमन ने उन्हें कागज दे दिया। रघुवीर प्रसाद भी वहां आ गए। उन्होंने कागज पढ़ा। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर रघुवीर प्रसाद ने पूछा, "ये किसने लिखा होगा?" किसी के पास जवाब नहीं था। उस दिन से परिवार में अजीब सा तनाव पैदा हो गया। अब बात सिर्फ रोहित और कविता की नहीं थी। अब सवाल था कि कोई रात में घर के बाहर क्यों घूम रहा था, और वह चिट्ठी किसने छोड़ी थी। सबसे बड़ा सवाल, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे घर में ही है। किसे ढूंढ रहे हो? क्या मतलब था इसका? रघुवीर प्रसाद ने पूरे घर की तलाशी लेने का फैसला किया। उन्होंने कहा, "आज से रात में कोई अकेला ऊपर नहीं जाएगा।" रोहित ने पूछा, "पिताजी, आपको क्या लगता है?" रघुवीर प्रसाद बोले, "मुझे लगता है यह मामला जितना दिखाई दे रहा है उससे ज्यादा बड़ा है।" उसी शाम अमन को पुराने कागजों की एक फाइल मिली। उस फाइल में जमीन और मकान से जुड़े दस्तावेज थे। रघुवीर प्रसाद ने कहा, "इसे मेरे कमरे में रख दो।" लेकिन रोहित ने एक कागज देखते ही पूछा, "पिताजी, ये किसके नाम है?" रघुवीर प्रसाद ने कागज देखा। उनका चेहरा अचानक बदल गया। "ये तुम्हें कहाँ मिला?" "इसी फाइल में।" रघुवीर प्रसाद ने कागज वापस ले लिया। "तुम्हें इसकी जरूरत नहीं।" रोहित को बात अजीब लगी, क्योंकि पहली बार उसने अपने पिता को किसी कागज को लेकर इतना परेशान देखा था। रात में उसने अमन से कहा, "भैया, पिताजी कुछ छिपा रहे हैं।" अमन ने कहा, "तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है?" उन्होंने उस कागज को देखकर अपना चेहरा बदल लिया था। अमन चुप हो गया। अगले दिन अमन ने पिता से पूछा, "पिताजी, कोई परेशानी है?" रघुवीर प्रसाद ने कहा, "नहीं, लेकिन कल वाले कागज को देखकर आप परेशान हो गए थे।" रघुवीर प्रसाद ने कुछ देर बाद कहा, "यह घर तुम्हारी दादी के नाम था। उनके जाने के बाद यह मेरे नाम आया।" "तो कुछ साल पहले तुम्हारे चाचा ने इस घर पर दावा किया था।" अमन चौंक गया। "चाचा?" "हाँ, लेकिन चाचा तो कई साल से विदेश में है।" रघुवीर प्रसाद बोले, "उनका बेटा यहां आया था। उसने कहा था कि दादी ने घर का एक हिस्सा उसके नाम किया था।" रोहित ने पूछा, "क्या यह सच है?" रघुवीर प्रसाद ने सिर झुका लिया। "मुझे नहीं पता।" अब रहस्य और गहरा गया। उसी रात कविता ने रोहित को अपने कमरे में बुलाया। "भैया, मुझे आपसे कुछ कहना है।" रोहित ने कहा, "हाँ दीदी, बोलो।" कविता ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, "मुझे लगता है कोई मेरे कमरे में कुछ ढूंढ रहा है।" रोहित चौंका। "तुम्हें ऐसा क्यों लगता है?" कविता ने कहा, "कल रात से पहले भी 2 बार मेरे कमरे की चीजें बदली हुई मिली थीं। तुमने किसी को बताया?" "नहीं।" "क्यों?" कविता की आंखें नम हो गईं। "क्योंकि मुझे डर था कि घर में झगड़ा हो जाएगा।" रोहित ने पूछा, "तुमने कुछ देखा था?" कविता ने सिर हिलाया। "एक बार?" "क्या?" "मैं रात को पानी लेने उठी थी। मुझे लगा कोई नीचे वाले स्टोर रूम से निकलकर जा रहा है।" "कौन?" "चेहरा नहीं देख पाई।" "पुरुष था?" कविता ने कहा, "शायद।" रोहित सोच में पड़ गया। फिर उसने पूछा, "तुम्हें क्या लगता है वह क्या ढूंढ रहा है?" कविता ने धीरे से कहा, "शायद वही चीज जो पिताजी छिपा रहे हैं।" रोहित चुप हो गया। अगली सुबह उसने स्टोर रूम की तलाशी लेने का फैसला किया। वहां पुराने बक्से, टूटे फर्नीचर और कुछ पुराने सामान पड़े थे। एक कोने में लकड़ी का संदूक रखा था। रोहित ने संदूक खोला। अंदर पुराने कपड़े, तस्वीरें और कुछ पत्र थे। एक पत्र पर लिखा था, "रघुवीर के नाम।" रोहित ने पत्र खोला। पत्र उसके दादा के भाई की ओर से था। उसमें लिखा था कि परिवार की जमीन को लेकर कभी विवाद हुआ था, लेकिन पत्र के आखिरी हिस्से में एक रहस्यमय बात थी। "अगर कभी मेरे साथ कुछ हो जाए तो असली कागज मंदिर के पुराने कमरे में सुरक्षित हैं। उन्हें गलत हाथों में मत जाने देना।" रोहित ने पत्र पढ़ते ही अमन को बुलाया। दोनों ने तय किया कि वे पुराने मंदिर में जाकर देखेंगे।
लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई और भी उनकी बात सुन रहा था। अगली सुबह अमन और रोहित मंदिर पहुंचे। मंदिर घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। मंदिर के पीछे एक पुराना कमरा था जो वर्षों से बंद पड़ा था। मंदिर के पुजारी ने बताया, यह कमरा तुम्हारे दादा के समय से बंद है। अमन ने पूछा, चाबी? पुजारी ने कहा, मेरे पास नहीं। रोहित ने दरवाजे की जांच की। कुंडी पुरानी थी। काफी कोशिश के बाद दरवाजा खुल गया। अंदर धूल ही धूल थी। दीवारों पर पुराने जाले। एक कोने में लकड़ी की अलमारी थी। रोहित ने उसे खोला। अंदर कुछ पुराने दस्तावेज थे। अमन ने एक एक करके कागज देखे। अचानक उसकी नजर एक दस्तावेज पर पड़ी। वह जमीन के असली मालिकाना हक का कागज था और उसमें लिखा था कि जमीन का एक हिस्सा रघुवीर प्रसाद के पिता ने किसी और को बेचने के बजाय परिवार के नाम सुरक्षित रखा था। इसका मतलब था कि किसी ने वर्षों पहले फर्जी कागज बनाकर जमीन पर दावा किया था। अमन ने दस्तावेज संभाल कर रख लिया। तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। दोनों चौंक गए। रोहित ने दरवाजे के पास जाकर देखा। कोई नहीं था, लेकिन बाहर मिट्टी पर ताजा पैरों के निशान थे। अमन ने कहा, कोई हमारा पीछा कर रहा है। दोनों जल्दी से घर लौट आए। घर पहुंचते ही उन्हें पता चला कि रघुवीर प्रसाद के कमरे की अलमारी खुली हुई थी और वही फाइल गायब थी। अब पूरे परिवार में तनाव चरम पर था। रघुवीर प्रसाद ने गुस्से में कहा, घर के अंदर से ही कोई कागज निकाल रहा है। रोहित ने पूछा, आपको किस पर शक है? रघुवीर प्रसाद चुप रहे। कुछ देर बाद बोले, मुझे किसी पर शक नहीं करना, नेहा ने कहा। लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति घर के अंदर की बातें कैसे जान रहा है? अमन ने कहा, यही सबसे बड़ा सवाल है। तभी कमला देवी ने धीरे से कहा, एक बात बताऊं? सब उनकी तरफ देखने लगे। कुछ दिन पहले एक आदमी घर आया था। अमन ने पूछा, कौन? उसने कहा था कि वह तुम्हारे चाचा का आदमी है। रोहित ने पूछा, आपने उसे अंदर आने दिया? हाँ, उसने कहा था कि उसे पुराने कागजों के बारे में बात करनी है। वह कौन था? नाम नहीं बताया। अब बात और गंभीर हो चुकी थी। अमन ने पुलिस में शिकायत करने की बात कही, लेकिन रघुवीर प्रसाद ने रोक दिया। पहले पता करते हैं कि मामला क्या है। नेहा ने कहा, पिताजी, अगर कोई रात में घर में घुस रहा है तो यह छोटी बात नहीं है। रघुवीर प्रसाद ने सिर हिलाया। उसी रात अमन ने घर के मुख्य दरवाजे पर अतिरिक्त ताला लगा दिया। रोहित ने मोबाइल कैमरा तैयार रखा। सबने तय किया कि आज रात कोई नहीं सोएगा। लेकिन रात के करीब 1 बजे बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। तभी ऊपर से आवाज आई। किसी ने कविता के कमरे का दरवाजा खोला। रोहित तुरंत सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। अमन भी पीछे गया। कमरे के अंदर कोई नहीं था, लेकिन मेज पर एक नया कागज रखा था। उस पर लिखा था, सच जानना है तो कल सुबह पुराने कुएं के पास आना, अकेले। रोहित ने कागज पढ़ा। अमन ने कहा, तुम अकेले नहीं जाओगे? रोहित बोला, मैं नहीं जाऊंगा। फिर? हम दोनों जाएंगे। अगली सुबह दोनों पुराने कुएं के पास पहुंचे। वहां कोई नहीं था। कुछ मिनट बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे उनकी तरफ आया। अमन ने पूछा, आपने हमें बुलाया था? बुजुर्ग ने कहा, नहीं। तो आपको इस जगह के बारे में कैसे पता? बुजुर्ग ने चारों तरफ देखा, फिर बोला, तुम्हारे दादा मुझे जानते थे। अमन ने पूछा, कौन है आप? मेरा नाम शंकर है। मैं वर्षों पहले तुम्हारे दादा के खेत में काम करता था। फिर उसने कहा, तुम्हारे दादा ने एक राज मुझसे कहा था। रोहित आगे बढ़ा। क्या राज? शंकर ने कहा, जिस जमीन को लेकर आज विवाद है, उसके असली कागज कभी चोरी हुए ही नहीं थे। उन्हें तुम्हारे दादा ने जानबूझकर छिपाया था। अमन ने पूछा, क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि परिवार में कोई व्यक्ति लालच में आकर घर बेच देगा। रोहित ने पूछा, लेकिन कागज मंदिर में क्यों? शंकर ने कहा, क्योंकि वह जगह उन्हें सुरक्षित लगी। फिर वह अचानक गंभीर हो गया। लेकिन तुम्हारे घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो इन कागजों के बारे में जानता है? अमन ने पूछा, कौन? शंकर ने सीधे जवाब नहीं दिया। उसने कहा, न, तुम्हें अपने घर के हर व्यक्ति को ध्यान से देखना होगा। रोहित ने कहा, आफा, आपने हमें बुलाया क्यों? शंकर ने सिर हिलाया, मैंने नहीं बुलाया। दोनों चौंक गए। तो फिर ये चिट्ठी किसने भेजी? शंकर ने कहा, जिसने भेजी है वह तुम्हें सच तक पहुंचाना चाहता है। घर लौटने के बाद रोहित ने सबको यह बात बताई। कविता बहुत देर तक चुप रही। फिर उसने कहा, मुझे लगता है मुझे कुछ याद आ रहा है।
सब उसकी तरफ देखने लगे। कुछ दिन पहले मैंने किसी को पिताजी के कमरे में देखा था। रघुवीर प्रसाद ने पूछा। किसे? कविता ने कहा। चेहरा साफ नहीं देखा, लेकिन उसकी चाल पहचान सकती हूं। अमन ने पूछा। किसकी चाल जैसी? कविता ने घर के सभी सदस्यों की तरफ देखा, फिर बोली, मैं पक्का नहीं कह सकती। उसने किसी का नाम नहीं लिया। रात को कविता ने नेहा से अकेले में कहा, भाभी मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ। कुछ दिन पहले मैंने आपको पिताजी के कमरे से निकलते देखा था। नेहा चौंक गई। मैं? हाँ, नेहा ने कहा। मैं वहां दवा लेने गई थी। कविता ने सिर हिलाया। मुझे पता है। फिर दोनों हंस दी। कविता ने कहा, मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं आप पर शक नहीं कर रही। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे डर है कि इस घर में शक ने सबको एक दूसरे से दूर कर दिया है। कविता ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाभी, अगर परिवार में भरोसा बचा रहे तो कोई बाहर का आदमी परिवार को नहीं तोड़ सकता। दोनों तस्वीर लेकर पिता के कमरे में जाते हैं। रघुवीर प्रसाद जैसे ही तस्वीर देखते हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं। अमन पूछता है, पिताजी, आखिर यह आदमी कौन है? रघुवीर प्रसाद कुछ पल चुप रहते हैं और फिर कहते हैं, जिस सच को मैंने इतने सालों से तुम सबसे छिपाया है, अब उसका सामने आना जरूरी हो गया है। अमन और रोहित एक दूसरे को देखते हैं। तभी बाहर दरवाजे पर 3 बार दस्तक होती है। रघुवीर प्रसाद का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह धीरे से कहते हैं, वह आ गया।